Hello dear students, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कितना होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड जैसे आपने अपनी लैब में रियोस्टेट देखा होगा, ऐसा ही कुछ शेप होता है सोलेनॉइड का। तो ऐसा होता है ये सोलेनॉइड, और इसमें वायरिंग कुछ ऐसी होती है, यहाँ से जैसे एक वायर और उसके बाद इसको एक ही एक्सिस पे ऐसी रिंग्स बना दी जाती है उसी वायर की, तो उसको कहते हैं हम सोलेनॉइड। ये एक सोलेनॉइड बन गया। तो इस प्रकार से कुछ सोलेनॉइड दिखता है। अब इसका हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये रिंग्स हैं इसके अंदर, और रिंग का मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है कि एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही होता है एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड। और हमें इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके अंदर ऐसी बहुत सारी रिंग्स हैं। तो मैं क्या करूंगा कि एक रिंग का निकाल लूंगा और बाकियों के लिए इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मालूम है। तो सबसे पहले तो अपन डायरेक्शन देखें कि मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी क्लोज लूप लाइंस हैं, है ना। डायरेक्शन कैसी होगी, अगर करंट इधर से एंटर कर रही है और इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब अगर आप इधर अपनी आंख लगा के देखें इसको, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से करंट फ्लो होती हुई फिर लास्ट में यहां से ऐसे निकल जाएगी। तो अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, एक्सिस पे। मान लो ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे निकालनी हो तो आप करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो थंब की डायरेक्शन जो होगी वो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, लाइक दिस। तो आप इस तरफ अगर उंगलियां घुमाते हैं तो थंब की डायरेक्शन बाहर आएगी, इधर। थंब विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस पे, पूरी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करेगा और फिर ऐसे ऐसा ऐसा लूप बनाता हुआ वापस इसके अंदर घुस जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अगर ये करंट ऐसे होती, ऐसे जाती, ऐसे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होता। ठीक है, खैर अब इसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि हमने जो सोलेनॉइड लिया है वो, उसका डायमेंशन क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन एक सोलेनॉइड बना लेते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। ये अपना एक सोलेनॉइड है। इस प्रकार से सोलेनॉइड है, और इसकी जो रेडियस है सोलेनॉइड की, ये वाली, ये हमें आर ले रखी है। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो रेडियस कहाँ होगी, रेडियस आपकी यहाँ से, ये रेडियस होगी आर। ये हमने आर रेडियस ली है, और इसके साथ ही हमने इसकी लेंथ ली है एल। ठीक है, लेंथ कितनी है, एल लेंथ है। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे ये एक टर्न हुआ, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है एन, नंबर ऑफ टर्न्स एन। ठीक है, और यहां पर हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, वो है स्मॉल एन। स्मॉल एन इज एन बाई एल, कैपिटल एल, जो इसकी लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब सोलेनॉइड तो बहुत लंबा हो सकता है, तो पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर्स हैं पर यूनिट लेंथ में रिंग्स के, वो है स्मॉल एन। तो हम इसको यूज करेंगे स्मॉल एन को। तो ये ध्यान रखना, ये पर यूनिट लेंथ टर्न्स है।
अब इसमें मैं क्या करूँगा कि एक लूप लूँगा, एक लूप का निकाल लूँगा और उसके बाद सबके लिए इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत ही आसान है। अब लूप लेने के लिए आपको पहले तो इसका एक क्रॉस सेक्शन काटना पड़ेगा, उससे अच्छे से समझ में आएगा। आप इस एक्सिस पे लाइक ये वाली जो एक्सिस है, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन में आप इसको काट लें इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको आधा पोर्शन ये नजर आएगा। तो कैसा नजर आएगा आधा पोर्शन? तो ये आधा पोर्शन कुछ इस प्रकार से नजर आएगा आपको। आपने इस प्लेन से यहाँ से इसको काट लिया है। अब यहाँ से ये बता रहा है कि करंट बाहर आ रही है और यहाँ से ये साइन शो कर रहा है कि करंट अंदर जा रही है। मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ से होती हुई फिर बाहर आएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर आएगी, अंदर जाएगी और ऐसा होगा। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है वो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 इज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी वो पता कर लेंगे। तो देखो यहाँ से करंट बाहर आ रही है, तो अपने आप राइट हैंड फिंगर्स को आप अगर ऐसे कर्ल करेंगे इस प्रकार से बाहर की तरफ आता हुआ, तो थंब की डायरेक्शन ये होगी। इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा है ना। और हमें निकालना है इसकी एक्सिस पे, मतलब ये वाली जो इसकी एक्सिस है ना, इस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसकी एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। सपोज इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे वो हमें अब देखेंगे। तो सबसे पहले आपने डायरेक्शन फिक्स कर ली। अब इसी डायरेक्शन से आप सारे एंगल वगैरह मेजर करेंगे। जिधर आपने मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन से सारे एंगल मेजर करेंगे। ओके, तो अब कैसा शेप बनेगा? क्रॉस सेक्शन के बाद ऐसा शेप बनेगा। अपन अब अपने हिसाब से शेप बना लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन लेने के बाद कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा। इसमें ये ऊपरी लेयर आपको दिखेगी और इस लेयर में करंट बाहर की तरफ आ रही है, लाइक दिस। आज का वीडियो थोड़ा धीरे चलेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें। इस प्रकार से ये वायर्स में करंट बाहर आ रही है, तो उसको हमने ऐसे डिनोट कर दिया। और इसके नीचे दूसरी लेयर आपको नजर आएगी क्रॉस सेक्शन वाली, और उसमें करंट जा रही है अंदर की तरफ, तो उसको भी हम क्रॉस से डिनोट कर देंगे, लाइक दिस। तो सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इस प्रकार से, ठीक है। और ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, अब इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, लेट्स से ये रहा कोई पॉइंट यहाँ पे, और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है स्मॉल आई इस पूरे सोलेनॉइड में, और इसकी रेडियस हमें दे रखी है कैपिटल आर। ये वाली रेडियस इज कैपिटल आर। अब ये जो पॉइंट है इसकी हम लोकेशन देखेंगे। तो इस पॉइंट की लोकेशन इस एज से, सोलेनॉइड के इस एज से कुछ एंगल बना रही है ये, और एक एंगल इस एज से बना रहा है। तो हमें अगर दो एंगल मिल जाते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि पॉइंट कहाँ पे है। तो इस एंगल को, बड़े वाले एंगल को, इसको कह देते हैं अपन θ1। सपोज दिस इज θ1 और ये है आपका θ2। ठीक है, तो पहली बात, मैंने डायरेक्शन इधर है मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसी डायरेक्शन से दोनों एंगल लिए हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त। पहली बात, आप डायरेक्शन फिक्स कर लो, डायरेक्शन इधर है। उसके बाद आप इस डायरेक्शन से जो ये एज है इसको θ1 कहेंगे, और जो डायरेक्शन की पास में है उसको कहेंगे θ2। ठीक है, अच्छा, अब कैसे फाइंड करेंगे? तो अब देखो कैसे फाइंड करते हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं। कैसे एलिमेंट लेंगे x डिस्टेंस पे?
तो यहां से हम x पे गए और यहां पर एक एलिमेंट ले लिया dx का, ये वाला, ये एलिमेंट हो गया dx। तो इस एलिमेंट में कुछ रिंग्स होंगी, उस रिंग की वजह से हम x पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तो उन रिंग्स की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डी भी आएगा आपका। एक रिंग का पता है हमको, एक रिंग का कितना होता है, म्यू नॉट, करंट आई है, रिंग की रेडियस आर है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो एक रिंग की वजह से, ये एक रिंग की वजह से। अब पर यूनिट लेंथ में n रिंग्स हैं और हमारी लेंथ कितनी है, dx। ये जो एलिमेंट लिया इसकी लेंथ कितनी है, dx। तो टोटल रिंग्स कितनी हो जाएगी dx लेंथ में, तो पर यूनिट लेंथ में n और हमारी लेंथ है dx, तो n इंटू dx। गॉट माई पॉइंट। सो इसको अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन अब इसको इंटीग्रेट आप थीटा के टर्म में करें, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि x की टर्म में भी कर सकते हैं, फिर आपको x की लिमिट पुट करनी पड़ेगी, लेकिन हमने जो पॉइंट लिया है उस पॉइंट को डेजिग्नेट थीटा से किया है ना। तो आप थीटा से इसको डिनोट करें, क्योंकि ये जो एलिमेंट लिया है आपने, ये x पे dx तो है ही, उसके साथ साथ थीटा पे d थीटा भी है, मतलब ये एंगल है थीटा और उसके ऊपर बढ़े हुआ आप d थीटा, तो दिस इज थीटा प्लस d थीटा। तो ये एलिमेंट थीटा प्लस डी थीटा का एलिमेंट भी है ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ से आप थीटा और ये जो आपने थीटा एंगल लिया है, थीटा एंगल और एक्स में रिलेशन निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर तो रेडियस आर है और बेस एक्स है, तो आर अपॉन एक्स। ओके, सो एक्स हो जाएगा यहाँ से आपका x इक्वल टू आर कॉट थीटा। तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर लें, dx विल बी इक्वल टू आर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आप x की जगह आर कॉट थीटा पुट करते हैं और dx की जगह ये पुट करते हैं यहाँ पे, तो आपको db थीटा की टर्म में मिल जाएगा। db क्या हो जाएगा, db विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन, व्हाट इज dx, dx इज माइनस आर cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स, एक्स इज आर कोट थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब ये सारा इंटीग्रेशन आपका थीटा में हो चुका है, तो यहां से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लें, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, बाहर आएगा आर क्यूब, तो ये आएगा म्यू नॉट एन आई, ऊपर आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया, बाहर माइनस साइन है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 आर क्यूब नीचे से बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर लेंगे स्क्वायर कट जाएगा और क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 3/2। सो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं अपन, माइनस ए, ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, म्यू नॉट एन आई बाई 2 और ये बच गया आपका कोसेक क्यूब थीटा और ऊपर कोसेक स्क्वायर थीटा है, एक कैंसिल हो जाएगा, कोसेक थीटा नीचे बचेगा और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये dB है। अब dB, अब इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट, तो आपको मिल जाएगा b। अब थीटा की लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, तो थीटा की लिमिट रखेंगे हम थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 2 से थीटा 1 मत रखना। देखो
अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिमिट क्या रखोगे, θ1 से लेके θ2, आपका पूरा एलिमेंट कवर होना चाहिए। और आपने dx की डायरेक्शन ये ली है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी dx की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब एलिमेंट की डायरेक्शन भी ऐसी ही होनी चाहिए। मतलब आप जो पूरा ऑब्जेक्ट कवर कर रहे हो वो इस डायरेक्शन में कवर करोगे। तो इस डायरेक्शन में कवर करोगे तो आप इनिशियल थीटा ये लोगे, तभी तो आप इधर से इधर बढ़ोगे तो θ1 से θ2 आएगा। अगर आपने θ2 पहले ले लिया तो इसका मतलब θ2 से θ1, मतलब आप पहले यहाँ से शुरू और फिर ऐसे जा रहे हो, लेकिन आपकी dx की डायरेक्शन ये है, तो दोनों में मतभेद हो जाएंगे यहाँ पे और आंसर आपका नेगेटिव आएगा। तो ये एलिमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसी हिसाब से हमको एलिमेंट में थीटा को रखना पड़ेगा। dx इस डायरेक्शन में है तो एलिमेंट भी आपका थीटा वाला भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। गॉट माय पॉइंट। तो आप θ1 से θ2 इसमें लिखेंगे। सो दिस विल बी θ1 to θ2। ओके, सो तो इसको अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो b विल बी इक्वल टू माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर आएगा म्यू नॉट ni/2 इंटू कॉस अपर लिमिट θ2 माइनस लोअर लिमिट θ1। सो दिस विल बी द आंसर, P is म्यू नॉट ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1। तो ये आपको याद रहना चाहिए परफेक्ट एकदम जैसा मैंने लिखा है। और उसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है कि θ1 कौन सा था और θ2 कौन सा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर θ1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जो एज है वहाँ का है, और θ2 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो एज है वहाँ का एंगल है। ओके, तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। सो आपके सामने एक सोलेनॉइड है और वो कुछ मैं सिंपल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें करंट यहाँ से एंटर कर रही है, मतलब बाहर निकल रही है, यहाँ से एंटर कर रही है कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं कि रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, और पॉइंट एक यहाँ पर है, और ये एंगल दोनों आपको दे रखे हैं। ये एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री और इधर से ये एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट I है, तो आप बताएं। तो B विल बी म्यू नॉट ni/2। अब हमें cos θ2, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो आप सारे एंगल इधर से देखेंगे। तो पहला एंगल तो ये होगा आपका θ1 लास्ट वाला, और ये होगा आपका θ2। तो θ2 होगा 180 माइनस 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री, और θ1 होगा, θ1 ये एंगल होगा 180 माइनस 30 डिग्री। सो 180 cos θ2 is 120 minus cos θ1 is 180 minus 30 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी का भी। अब अगर हम किसी सोलेनॉइड के एज पे बात करें, जैसे आइडियल सोलेनॉइड लेते हैं अपन, पहले बात कर लेते हैं आइडियल सोलेनॉइड की। सो आइडियल सोलेनॉइड का मतलब ये है कि ऐसा सोलेनॉइड जिसमें लेंथ बहुत ज़्यादा हो रेडियस के कंपेयर में। लेंथ क्या हो, बहुत ज़्यादा हो रेडियस के कंपेयर में, मतलब एक पतला सा सोलेनॉइड हो ऐसा, और लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा हो। और उसके अंदर अगर कोई आप एक पॉइंट लेते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर अंदर आपने पॉइंट लिया है तो ये जो θ2 है, θ2 वो होगा आपका लगभग 0 डिग्री,
और θ1 यहाँ से जो आप मेजर करते हैं ये वाला एंगल, ये होगा लगभग 180 डिग्री। जब आप आइडियल सोलेनोइड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी रेडियस के कंपेयर में, तो एक एंगल लगभग 0 होगा और दूसरा एंगल लगभग 180 के बराबर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा उस केस में, μ0 Ni/2 cos θ2 is 0 minus cos 180. Cos 0 is 1 and cos 180 is -1. 1 minus -1 is 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B is μ0 Ni। तो आइडियल सोलेनोइड का ये भी आपको याद रखना है कि आइडियल सोलेनोइड के अंदर की बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 Ni। और आइडियल सोलेनोइड की अगर एज पे बात करें तो जैसे हमने कहा कि ये एक आइडियल सोलेनोइड है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस। इसकी अगर एज पे बात करें, सपोज मैं इस एज की बात करता हूँ, यहाँ पे अंदर हमने देख लिया, अंदर यहाँ पे आप कहीं पे भी निकाल ले कितना आएगा, μ0 Ni आएगा यहाँ पे, और बाहर आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एंगल चाहिए। मैं एज पे देख रहा हूँ, एज पे कितना होगा, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल आपका एक तो हो जाएगा, ये एंगल लगभग 0 डिग्री और एक हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B is μ0 Ni/2 cos θ2 is 0 minus cos θ1 is cos 90। ये आएगा आपका B is μ0 Ni/2। तो हमने एक आइडियल सोलेनोइड देखा, आइडियल सोलेनोइड के एज पे μ0 Ni/2 और उसके अंदर कहीं पे भी देख लो। देखो अब ये कंफ्यूजन आता है लोगों को कि कितना अंदर जाएंगे, तो देखो आप जब उसने बोल दिया है कि आइडियल सोलेनोइड, इसका मतलब ये है कि इतना पोर्शन ये आइडियल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर μ0 Ni/2 है, कम है, उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज करेगा और फिर इसके अंदर एक कांस्टेंट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, कितना, μ0 Ni, और फिर यहाँ से यहाँ फिर डिक्रीज करेगा और एज पे कितना आएगा, μ0 Ni/2। तो ये जो इतना पोर्शन है इसको कहते हैं आइडियल सोलेनोइड, है ना। तो हमने सोलेनोइड देखा, आइडियल सोलेनोइड देखा, सोलेनोइड का हमने निकाला था इस प्रकार से, यहाँ से μ0 Ni/2 cos θ2 minus cos θ1। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है, रेडियस बहुत कम है, तो आइडियल सोलेनोइड हो गया। आइडियल सोलेनोइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni, और आइडियल सोलेनोइड के एज पे μ0 Ni/2 रहता है यहाँ पे, और बहुत ही छोटे से मार्जिन में ये फिर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाएं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, तो बाहर कुछ होगा, उसके बाद एज पे जैसे आप एज आएगा, एज तक बढ़ेगा, यहाँ पे μ0 Ni/2 और एज पे जाते μ0 Ni हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर μ0 Ni, और फिर ये डिक्रीज करेगा और फिर फाइनली डिक्रीज करता ही जाएगा। वो जब आप इन्फिनिटी पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार से इसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है। ये एक्सिस पे बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 1 मीटर का अगर सोलेनोइड है और रेडियस बहुत कम है, तो 1 मीटर में आप यूँ समझ लो 5 सेंटीमीटर इधर से, 5 सेंटीमीटर इधर से, तो इसके अंदर का पार्ट ये आइडियल होता है। यहाँ तो कुछ वेरी करता है, यहाँ पे μ0 Ni/2 होता है, यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है अंदर पूरे में, ठीक है। तो सोलेनोइड के अंदर, आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा और एक्सिस पे, और आप किसी भी पॉइंट पे देख लें, अगर आइडियल है तो आप उसको कांस्टेंट ही लेंगे। आइडियल है तो इस पोर्शन में आप यहाँ निकालें, कहीं पे भी रखें, μ0 Ni ही लेंगे, ठीक है। और वो क्यों लेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो ये था सोलेनोइड पे चर्चा।
अब हम कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पूरा याद करने वाला चैप्टर है ये। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज पूरी याद करने वाली हैं, तो आप इसको याद कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो सबसे पहले तो हम बार मैग्नेट को देखेंगे। बार मैग्नेट की हम अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो जैसे एक ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इस प्रकार जनरेट होती हुई साउथ पोल में एंटर करती है। तो यहां से जनरेट होगी और कुछ ऐसे होती हुई साउथ पोल में एंटर करेगी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये टर्मिनेट नहीं हो जाएगी, यहाँ से चलती हुई ये वापस नॉर्थ पोल तक जाएगी। तो अब ये लूप इसका कंप्लीट हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो आप बताएंगे आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि इसको क्लोज लूप बनाना होता है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा ऐसा होता है, और ये एक बार जेई पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से। तो बाहर तो होगा आपका नॉर्थ टू साउथ और अंदर होगा आपका साउथ टू नॉर्थ, ओके। तो नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो फील्ड लाइंस हैं, ऐसी कोई लाइन तो होती नहीं है। हम क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या डिनोट करती है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आप ऐसा बार मैग्नेट लेते हैं और फिर यहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, यहाँ पर आप बुरादा छिड़कते हैं लोहे का, तो वो बुरादा कुछ ऐसा ऐसा अरेंज हो जाता है इसमें, इस प्रकार से, है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार की है, और ये हर जगह प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब वही बात कि टेंजेंट, दूसरा पॉइंट, टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट drawn on magnetic field gives us, टेंजेंट क्या शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन ये होगी, इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन ये होगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर ड्रॉ कर दें तो इस डायरेक्शन। तो ये टेंजेंट ड्रॉन ऑन मैग्नेटिक फील्ड गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ऐसे होती है। यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की डायरेक्शन ये होती है। तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी शो करती है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी यही होता है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम होती है,
इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, आपको याद होगा। लेकिन इसमें टेंजेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चार्ज रख दें या फिर चार्ज पे कुछ फोर्स भी निकालें, चार्ज चलता बुलता हो जो भी हो, तो वो फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं होती। वो हम आगे देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है। तो डायरेक्शन सेम नहीं होती, इसका मतलब यह है कि टेंजेंट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, नॉट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन टेंजेंट नहीं देती, इसीलिए हम इनको, दैट्स व्हाई वी डू नॉट रिकॉग्नाइज देम एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसीलिए हम इनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहते। कभी भी नहीं सुनेंगे आप कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, कुछ नहीं होता। ओके, तो और इसमें क्या क्या बातें होती है, तो तीसरा या चौथा पॉइंट जो भी है आप देखें कि ये फील्ड लाइंस भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो पॉइंट पर अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो ऐसे इंटरसेक्ट ना करके वो बहुत समझदार है, वो इस प्रकार से नेट मैग्नेटिक फील्ड बना देगी यहाँ पे और फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरी बात, चौथी बात कि ये हमेशा एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, हमेशा किस में एग्जिस्ट करती है, क्लोज लूप में। कभी भी ऐसा नहीं होगा नॉर्थ से निकली और साउथ में घुसी नहीं, जैसे ये अगर सीधी लाइन है तो ये इन्फिनिटी पे जाएगी, घूम के वापस यहाँ पे साउथ में एंटर करेगी। ठीक है, और बातें डेंसिटी, जैसे मान लो फील्ड लाइंस की ये डेंसिटी है ऐसी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट ए विल बी लार्जर देन मैग्नेटिक फील्ड एट बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। और एक लास्ट पॉइंट मैं बोल देता हूँ, आप लिख लें, नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट और गोइंग इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी, जैसे मान लो नॉर्थ पोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब साउथ भी स्ट्रॉन्ग है, अगर इसमें 10 लाइनें निकल रही है और आप इसकी स्ट्रेंथ अगर आधी कर देंगे तो 5 लाइनें यहाँ से निकलेगी। ठीक, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और एक ड्रॉ भी कर लेते हैं कि अगर एक वायर है तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। वायर अगर ऐसा, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा सर्कुलर होता है, क्लोज लूप में आपने देखा था। और अगर एक ऐसा सर्कुलर लूप है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आपने अभी देखा सोलेनॉइड में, इस प्रकार से होगा, यहाँ से इस प्रकार से निकलेगी और फिर यहीं पर इसके अंदर मिल जाएगी। और ये हर जगह होता है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ ऐसे भी होगा, हर जगह ये इस प्रकार से फील्ड लाइंस निकलती रहती हैं और वापस उसी में एंटर करती रहती हैं। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो आई होप आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा। आज सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना। अंदर म्यू नॉट एन आई होता है, आइडियल में याद रखना, एच पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 और फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब हमने बायोट श्वार्ट लॉ पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बायोट श्वार्ट लॉ में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है। सो नेक्स्ट क्लास में हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। तो अभी मैं, ये तो आपका हो चुका, एम्पियर सर्किटल लॉ है और उसके बाद में आपका फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल और करंट कैरिंग वायर पे फोर्स है। बहुत ही आसान से हैं दोनों चैप्टर,
और फिर आपका ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी आई होप 4 या 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। अभी मैं और भी पोस्ट करूँगा उस पर, जिसमें आपके सॉल्यूशन होंगे कैपेसिटर के, तो आप उनको भी देखें। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।